Good morning to all of you. Welcome back to Planet Face Classes. So dear friends, we have started in the last lecture exercise of the first chapter rotational angles. So today in this lecture we will solve one more numerical of the exercise. So numerical number 13. Okay. So दोस्तों numerical क्या है सबसे पहले रीड कीजिए और साथ साथ में given data लिखिए. Coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is a 0.5. Write down the given data. Coefficient of static friction मतलब क्या है mu is equal to 0.5 between a coin and a gramophone disc. Okay. Radius of disc is 8 centimeter. The radius, suppose this is the gramophone disc of radius 8 centimeter. This is gramophone disc of radius. We have given this radius is 8 centimeter. Okay. So write down the given data. Capital R equal to 8 centimeter. So convert it into meter. 8 into 10 raised to power minus 2 meter. Initially the center of coin is 5 centimeter away from the center of the disc. Initially starting में क्या है, ये जो coin है, suppose this is a coin which is placed on the surface of gramophone disc. ये coin जो है, ये coin का जो center से distance है, center of the coin and the center of the gramophone disc, the distance is 5 centimeter. कितना है distance? 5 centimeter. Okay. At what minimum frequency will it start slipping from there? हमें क्या फाइंड करना है? This is small r. The distance between center of the coin and center of the gramophone is 5 centimeter. So convert into meter. क्योंकि सभी आप क्वांटिटी SI यूनिट में करनी है. So at what minimum frequency will it start slipping from there? मतलब हमें क्या फाइंड करनी है? फाइंड करनी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कॉइन. जब ये कॉइन ये ग्रामोफोन डिस्क से स्लिप करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम क्या हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, राइट? सो हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी n फाइंड करनी है. ठीक है. आगे क्या दिया है? व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिंग. मतलब एक सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब ये कॉइन रिंग के ऑलमोस्ट, मतलब ये डिस्क है, डिस्क के ऑलमोस्ट रिंग के ऊपर होगा, तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और जब यहाँ पे था जो दोनों में से कितने फैक्टर से आंसर चेंज होगा, ये हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे जब ये कॉइन स्लिप करना स्टार्ट करेगा. ओके दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूले में आती है देखिए, पहले ओमेगा के फॉर्मूले में आती है. फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूले में आती है? ओमेगा. ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है. ओमेगा इक्वल टू क्या है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई m. तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए. ओमेगा गिवन डेटा में तो है नहीं, तो हमें ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा. ओके तो दोस्तों, ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल एक बार प्रॉपरली रीड करने के बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर जाइए. आपने जहाँ तक आपने स्टडी किया है, ये न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, अगर इसे आप देखोगे तो आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आपको जल्दी पता ही चल जाएगा कि ये न्यूमेरिकल हॉरिजॉन्टल कर्व रोड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, राइट? जब ये ग्रामोफोन डिस्क जो है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, राइट? जब ये ग्रामोफोन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी उस टाइम ये कॉइन क्या करेगा? ये कॉइन भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा.
इस तरह से, राइट। तो दोस्तों ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर कौन कौन से डायनेमिक्स अप्लाई होते हैं सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले जो होता है ये होता है वेट mg। क्या होता है? वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स होता है ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऐड करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक सेंटर की ओर फोर्स होना जरूरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी ये कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, मतलब सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म कर रहा है, मतलब इधर एक फोर्स तो होगा ही, टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स होगा ही, जो कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो उस फोर्स कौन सा होगा? सो डियर फ्रेंड्स, एक बार उसे ध्यान दीजिए, जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कॉइन, तब ये कॉइन क्या करेगा? बाहर जाने की कोशिश करेगा, इस साइड में बाहर जाने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम ये कॉइन को बाहर जाने से बचाने के लिए एक फोर्स होगा इधर, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? इस कॉइन को बाहर जाने से कुछ हद तक, मतलब अप टू सर्टेन लिमिट तक क्या करेगा? ये उसे बचाएगा, राइट। सो इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कॉइन और सरफेस ऑफ द ग्रामोफोन डिस्क के बीच में है, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। ओके, सो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। द नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये क्या कर रही है? जो कॉइन का जो वेट है उसे बैलेंस कर रही है। द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बैलेंसेस वेट mg। देखो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड में है, डाउनवर्ड में क्या है? वेट mg है। तो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट क्या कर रहा है? वेट mg को बैलेंस कर रहा है। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर दोस्तों यहाँ इस केस में क्या हो रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। Necessary centripetal force will provided by frictional force। और सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरह होता है? टुवर्ड द सेंटर। इस केस में टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो you can write Fs frictional force equal to centripetal force। ओके, तो Fs equal to centripetal force कितना होता है? m v square by small r। ओके, so we know that frictional force Fs equal to mu into m, where mu is the coefficient of static friction। So this equation becomes mu into n equal to m v square by r। So this is equation number second। So dear friends, यहाँ तक आपको समझना बहुत जरूरी है। ये इसके ऊपर डायनामिक्स, कौन कौन से डायनामिक्स अप्लाई हो रहे हैं, और इस डायनामिक्स के बेस के ऊपर अपना ये दो इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। आपको ये दो इक्वेशन एक बार मिल गए तो बचा हुआ पार्ट बहुत इजी है, सिंपल है, देखते हैं आप आगे कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझना बहुत जरूरी है। क्या क्या हमने वेट, इसके ऊपर कौन कौन से डायनामिक है? वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और जो सेंटर की, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टुवर्ड द सेंटर एक फोर्स का होना बहुत जरूरी है, तभी ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में टुवर्ड द सेंटर लगने वाला फोर्स कौन सा है? तो फ्रिक्शनल फोर्स ही अपना क्या है? टुवर्ड द सेंटर लग रहा है। तो अपना यहाँ इस केस में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? फिर या था फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। सो वी आर राइटिंग हियर फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो जब तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया एक बार, तो बचा हुआ पार्ट बहुत इजी है, आप खुद भी इसको कैलकुलेशन में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
सो देखते हैं आगे कैसे करते हैं. सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by equation 1, okay, we get mv square by r whole divided by mg equal to mu n divided by n. ओके, कुछ नहीं किया, डिवाइड किया है. तो दोस्तों दिस m and this m will get cancelled, this n and n will get cancelled. So फाइनली क्या बचा है, v square by rg equal to, सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू, n n will get cancelled. Okay, so solve this equation again. V square equal to mu r into z. Okay, so dear friends, we have to calculate the value of omega, right? So how you will calculate the value of omega? So we know that V equal to r into omega. So दोस्तों आपको ये स्मॉल जो इक्वेशंस है ये याद करना बहुत जरूरी है. सो v इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो ओमेगा से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे. डायरेक्ट हम यहाँ से डायरेक्ट n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं. तो हमें पहले ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा. ओमेगा से हम n फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो v इक्वल टू आर ओमेगा हमें पता है, तो ये v की जगह आर ओमेगा की वैल्यू पुट करिए. क्या आता है देखो, ये होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सॉल्व करो इसे. आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी. ओके, सो डियर फ्रेंड्स, दिस आर एंड दिस आर स्क्वायर विल गेट कैंसल. सो फाइनली क्या बचा, आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी. ओके, so finally omega square equal to mu g divided by small r. All of you get this answer? Omega square equal to mu g divided by small r. So dear friends, आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं. ओमेगा इक्वल टू क्या है, 2 पाई n. हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली हमें n फाइंड करना है. सो हमें n का इक्वेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, राइट. सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल r. सो ओमेगा हमें पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n. सो पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n हियर. वी गेट ओमेगा की जगह क्या करो, 2 पाई n पुट कर दो. क्या आएगा देखो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल r. 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ये पाई स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय स्मॉल r. सो हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है. सो बचे हुआ टर्म इस साइड में भेज दो. n स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू स्मॉल r. इस 4 पाई स्क्वायर को इस साइड में भेज दिया. ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट कर दो. म्यू की वैल्यू कितनी, 0.5 इंटू जी कितने दिया है आपने, जी आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है पाई स्क्वायर. वैल्यू ऑफ जे इज पाई स्क्वायर. हियर इज 4 पाई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू कितनी है, पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर. ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू दी हुई. दोस्तों सॉल्व करो इसे. दिस इज वैल्यू ऑफ n स्क्वायर. सॉल्व करो इसे. दिस पाई स्क्वायर
दिस पाई स्क्वायर विल गेट कैंसल से 10 टू द पावर -2 है, ऊपर जाके क्या होगा +2 हो जाएगा। यहां तक हो गया आपका, ये वाला साइड में रब कर रहा हूं अभी। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, सो क्या बचा देखो, n स्क्वायर इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻² है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू पाई, ये पाई स्क्वायर तो पाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो फाइनली क्या है देखो, 0.5 इंटू 100, 10⁻² मतलब 10 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4 पाई। सॉल्व करो इसे, 4 से 4 होगा 4, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर। सो दोस्तों सॉल्व करो इसे, ये कितना आ जाएगा 3.98। सॉल्व करो इसे, 12.5 डिवाइडेड बाय पाई 3.98 आ जाएगा। फाइनली स्क्वायर रूट लीजिए, दिस इज वैल्यू ऑफ, ये किस n स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 3.98, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ n। ओके, तो लॉग टेबल में स्क्वायर रूट में देखिए 3.98 की वैल्यू क्या है, यू विल गेट 1. कितनी है 995 रिवॉल्यूशन पर सेकंड और हर्ट्ज। ओके, so dear friends, this is the final value of n। okay, this is the minimum frequency at which the coin will start slipping from the gramophone disc। okay, this is the value of minimum frequency। okay, so this is how the example can be solved। okay, so दोस्तों ये वैल्यू आ गई अपनी पहले इक्वेशन की, जो अपना पहला वाला क्वेश्चन है, ये वाला फ्रीक्वेंसी विल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, मतलब ये हमें n की वैल्यू मिल गई, मतलब इस फ्रीक्वेंसी से ये कॉइन स्लिप करना स्टार्ट करेगा ग्रामोफोन डिस्क के ऊपर से। ठीक है, चलो दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम। देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस कितना लिया था हमने, ये लिया था स्मॉल r, स्मॉल r इक्वल टू कितना है, स्मॉल r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, और कैपिटल r कितना है, यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो हमें क्या बताया गया है, जब कॉइन ऑलमोस्ट रिम के ऊपर होगा, मतलब ये कॉइन अभी यहाँ पे नहीं है, जब कॉइन अगर यहाँ पे हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कैपिटल R, राइट। मतलब जब कॉइन यहाँ पे था तो स्मॉल r था, जब मान लीजिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा, क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो मतलब जब कॉइन ए रिम के ऊपर हो जाएगा, एग्जैक्ट रिम के ऊपर, तो क्या होगा देखो, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ तक तो हमें सॉल्व किया है, ओके, यहाँ तक ये वाला इक्वेशन, ओके, खाली ये स्मॉल r की जगह आपको कैपिटल R पुट करना है, ओके। मतलब जब ये रेडियस हमने कितना लिया था, पाई लिया था, तो हमें क्या लेना है 8 सेंटीमीटर रेडियस लेना है, और सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें। व्हाट फैक्टर मतलब कितने फैक्टर से आंसर चेंज, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और इन दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा, तब हम पता चल जाएगा कि कितना आंसर चेंज होता है इस फैक्टर दोनों के बीच में, राइट। तो इस पॉइंट की हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी पहले, तो इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो
हमें यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। क्या किया था, इक्वेशन क्या था, एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ओके, यहां तक सॉल्व किया था हमने ये वाला इक्वेशन। तो क्या करो, एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। क्या हो रहा है, खाली कॉइन रिंग के ऊपर जा रहा है, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो रहा है। तो खाली क्या करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की वैल्यू पुट करनी है। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आंसर आता देखते हैं। ये जो गिवन दिया हुआ है मैं इस कोने में लिख देता हूं। म्यू कितना है 0.5, ये कैपिटल आर कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, स्मॉल आर है पाई इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अभी हमें मिल गया है, एन कितना है 1.995 हर्ट्ज। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करना है एन वन। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, अभी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, तो हमें आगे में क्या फाइंड करना है, एन वन फाइंड करना है। दोनों जगह अगर हम एन लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी हम क्या फाइंड करेंगे, एन वन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, एन वन मतलब फ्रीक्वेंसी एट द रिम। रिम के ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इक्वेशन लिखो क्या है, एन स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर एट small r is equal to capital R. So we get n square equal to mu g divided by 4 pi square into capital R. So वैल्यू पुट कर दो, जो आपके पास वैल्यू दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू हमें दी कितनी है पाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2। ओके, ये कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी हुई है, कितना है 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मतलब जब कॉइन यहाँ पे होगा। ओके, तो देखो ये पाई स्क्वायर एंड दिस पाई स्क्वायर विल गेट कैंसल। सो इस -2 को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, कितना होगा 0.5 इंटू 10⁻+2 हो जाएगा, और नीचे में आएगा 4 इंटू 8। सॉल्व करो इसे, कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 8, ये कितना हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 0.4 5 20 डिवाइडेड बाय 8। सो दिस आंसर इज n1 स्क्वायर। ओके, सो 12.5 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा 8 1 1 8 1 8 8 5 40 8 6 48। okay, 1.56, this is the value of n1 square. All of you get this answer? सॉल्व करो इसे। स्क्वायर रूट लीजिए, n1 स्क्वायर इक्वल टू 1.56। सो फाइनली n1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.56। n1 का स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1.56 कितना आता है, you will get 1.2497 हर्ट्ज। चेक करो ऑल ऑफ यू, ये वैल्यू मिलेगा सभी का 1.2497। दिस इज द वैल्यू ऑफ n1। n1 इक्वल टू 1.2497 हर्ट्ज।
देखो दोस्तों ये वैल्यू है अपनी एन की, मतलब जब कॉइन ऑलमोस्ट एट द रिम पे होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1.2497, मतलब इतनी होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है भाई, व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज, मतलब ये दोनों का फैक्टर फाइंड करना है, मतलब हमें दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, n1/n, ये हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। जब कॉइन यहाँ पे था तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पे था तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने फैक्टर से आंसर चेंज हो जाएगा। ओके, चलो फाइंड करो। हमें दोनों का इक्वेशन रेशियो तो पता है, हमें ये फाइंड करना है। तो n1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू, n1 की वैल्यू क्या है 1.2497, अभी भी निकाला हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी है 1.995। सॉल्व करो अभी इसे, दोनों का लॉग लीजिए, लॉग लेके सॉल्व करो। लॉग ऑफ 1.2497 माइनस, डिवाइडेशन है माइनस लेना पड़ेगा, n1/n इक्वल टू लॉग ऑफ 1.2497 माइनस लॉग ऑफ 1.995। डिवाइडेशन है सो माइनस होगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में होता तो एडिशन कर लेते हैं। सो लॉग ऑफ 1.2497 का लॉग कितना है 0. कितना है लॉग देखो 0.0965 माइनस 12 का 49 देखना है, लॉग टेबल आपको लॉग देखना आना चाहिए। 12 का 49 देखिए, और ये 19 का 95, 19 का 9 वाला कॉलम देखिए, और 5 का मेन डिफरेंस, ये तो आपको आता होगा। तो कितना आता है ये 0.300। तो सॉल्व करिए इसे, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 9, 0 माइनस 3, यहाँ पे आप रुक गए होंगे। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, देखो ये 0 है, इसको एक इधर का एक इधर लेंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा, तो इधर कितना होगा -1, राइट। सो इधर होगा 10 माइनस 3 7 पॉइंट। अब इस साइड में देखो पॉइंट का पॉइंट जैसे वैसे लगेगा। ये जो -1 है तो लॉगरिथम में क्या होता है, -1 को हम क्या लिखते हैं बार, क्या लिखते हैं हम इसको लॉगरिथम में बार से लिखते हैं। ठीक है, सो इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एंटी लॉग देखना है। क्या देखना है, एंटी लॉग। सो एंटी लॉग देखिए 79 का 65 वाला एंटी लॉग क्या आता है, देखो 6259। क्या एंटी लॉग 0.6259। ओके, बार है तो 0 आएंगे, एक कदम आगे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज द वैल्यू ऑफ n1/n। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फैक्टर से आंसर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों दिस इज हाउ द एग्जांपल कैन बी सॉल्व। काफी मजेदार एग्जांपल्स है। खाली इस केस में हमें क्या करना है, ये जो एग्जांपल सॉल्व करते टाइम में हमें पता होना चाहिए कि एग्जांपल किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है। एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट पता चल गई तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपको कॉन्सेप्ट आना कितना जरूरी है। ठीक है, कुछ नहीं, एग्जांपल सॉल्व करने में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। खाली आपको डायनामिक्स कौन कौन से एक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, ये एक बार आना चाहिए, और 2 इक्वेशंस। इसके ऊपर बाद में तो आप इजीली आप खुद भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस तरह से एग्जांपल सॉल्व करने हैं। आगे भी एग्जांपल्स जो है वो भी हम ये सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज का पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम एक ऐसी तरह से एक एग्जांपल लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।